देखिए, मैं वसुंधरा में आया हुआ हूँ और एक शब्दों के धनी मेहरचंद चावड़िया जी हैं, जो बैल से रिटायर्ड हैं और इनके शब्दों में वो ताकत है। यदि आपने कहीं कर्म में ढाल लिए, तो हो सकता है कौन-सा शब्द आपको लाभान्वित कर दे। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए चावड़िया साहब से परिचय लेते हुए और मेरा विषय है भारत हमारा जो भारत राष्ट्र है, वो विकासशील से विकसित कैसे होता है। तो चावड़िया जी आप पहले परिचय देते हुए ये बताएँ कि भारत हमारा विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? पहले परिचय दें सर। जी, मेरा नाम मेहरचंद चावरिया, जैसे कि बताया अभी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक अंडरटेकिंग है, उसी में मैं जॉब करता रहा हूँ। और जॉब से रिटायरमेंट के बाद और उसके साथ भी थोड़ा-सा सोशल कंसर्न ये रहा है कि अपने लिए तो सब लोग ही जीते हैं, लेकिन जो भी कुछ हमारे पास है, जानकारी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, हम किसी और के भलाई में भी अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ना केवल समाज की बल्कि राष्ट्र के भी काम आ सकती है। तो मैं इंदिरापुरम में अभी रहता हूँ और आज जो बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है, हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं, ये भारतवर्ष विकासशील से विकसित कैसे हो? और ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। मेरा मानना ये है कि देखिए, किसी भी समाज को, देश को उन्नति के लिए अगर अधिकांश लोगों का सहयोग होगा, तो वो चीज़ कम समय में भी हो जाएगी और बहुत आसानी से हो जाएगी। जिस तरह से आप देखते हैं, अगर किसी परिवार को उन्नति करनी है, तो उस परिवार के सभी सदस्यों को न केवल सक्षम होना होगा, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना होगा, भावनात्मक रूप से जुड़ना होगा कि ये परिवार आगे कैसे बढ़े। वही स्थिति देश के बारे में भी है कि अगर किसी देश को, विकासशील देश को विकसित होना है, तो उसे अपने आप को वैज्ञानिक तरह से अपडेट करना पड़ेगा। लोगों को अधिक से अधिक शामिल करना पड़ेगा उसमें, ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन देश के उस विकास कार्य में दें। क्योंकि हमारे सामने पूरी दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे कोई छोटा सा देश बनता है और जब उसमें राष्ट्र निर्माण की भावना आती है, तो सब लोग उस डायरेक्शन में इकट्ठा होकर प्रयास करते हैं। उससे व्यक्तिगत जो है विकास तो होता ही है, परिवार का विकास तो होता ही है। और जब अधिकांश परिवार विकसित होते हैं विचार से, आर्थिक रूप से, तो निश्चित तौर से देश भी उस तरह से विकसित होता है। तो मेरा मानना यह है कि भारत जो बहुत सारे गांवों से मिलकर बना है, जिसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग इनकम बैकग्राउंड से आते हैं, वो सब लोगों को अगर हम समान अधिकार दें कि वो अपने लिए, राष्ट्र के लिए बढ़िया से बढ़िया क्या कर सकते हैं, उसके कंट्रीब्यूशन को लेके अगर हम एक दिशा में आगे बढ़ें, तो निश्चित तौर से हम बहुत जल्दी देश को विकासशील से विकसित होने की ओर लेके जा सकते हैं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में चावड़िया जी आ रहा है, ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा वर्णन किया, आपके शब्दों में अच्छा वर्णमाला थी। मैं बार-बार ये कह रहा है कि लोगों ने जो परंपराएँ बनाई हैं, लोग कहते हैं कि काला कलर अशुभ होता है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात आपने पूछी। देखिए सर, मान्यताएं जो हैं वो दो तरह से बनाई जाती हैं कि एक तो मान्यता के पीछे उद्देश्य क्या है। जब कोई चीज किसी को बताई जाती है तो कोई ना कोई उसके प्रति उद्देश्य होता है। या तो किसी व्यक्ति को किसी कार्य से रोकने के लिए कोई चीज घड़ी जाती है, या किसी को उत्साहित करने के लिए कि ये कार्य करे, किया जाता है। तो काला कलर जो है, अगर हम काले कलर की बात करें, तो देखिए, कलर कोई भी है, चाहे वो काला है या सफेद है, हर कलर का अपना महत्व है। प्राकृतिक रूप से काला कलर का आप देखिए तो प्राकृतिक कलर में आता है। सर काला कलर जी हमें कितनी ऊँचाइयों तक ले जाता है? जैसे कि मैं कहूँ अपने शब्दों में, जी जी काला ब्लैक बोर्ड भी होता है जी और ब्लैक बोर्ड से हम लोग पढ़ करके जी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मंत्री, संतरी जी बनते हैं। जी तो फिर काला कलर कहाँ खराब हुआ सर? जी जी, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो उद्देश्य है कि किसी चीज का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा कि काला कलर तो प्राकृतिक कलर है। अब आप ये देखिए, काली तो भैंस भी होती है, लेकिन भैंस दूध सफेद देती है। तो जो उद्देश्य है
अब आप देखेंगे कि भैंस काली होती है, हरा चारा खाती है ना साहब, नीले आसमान के नीचे रहती है, लेकिन दूध सफेद देती है। और वो सफेद दूध जब बच्चा पीता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, उस बौद्धिक विकास से वो वैज्ञानिक बनता है, साइंटिस्ट बनता है। तो देखिए काली भैंस का कितना बड़ा योगदान है। तो कलर का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, और न कि कोई कलर खाली महत्वपूर्ण है। ना कोई अपशगुन होता है ना शकुन होता है। अगर साइंटिफिक तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें जी तो ये 7 कलर होते हैं और मेन होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जी और इनसे ही बाकी कलर बनते हैं। जी जैसे काले कलर की हम बात कर रहे हैं, जी तो काला कलर जो है हीट को ऑब्जर्व करता है। जी जब ऑब्जर्व करता है काली चीज क्या होती है, सारी जो किरणें हमारी 7 कलर की आ रही हैं वो ऑब्जर्व करती हैं। तो देखा होगा आपने, काले आदमी को ज्यादा गर्मी लगती है, जी भैंस पानी देख करके दौड़ती है, जी पानी में घुस जी जाती है। जी तो काले कलर को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया जी साइंटिफिक तरीके से कि सारी किरणें जो ऑब्जर्व कर लेता है वो काला दिखाई देता है। जी इसी तरह से सफेद जो कलर है, जी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके शब्दों में, जी सफेद कलर है उसका क्या मतलब वो होता है, कैसी क्रिया करता है जिससे वो सफेद दिखाई देता है? जी बिल्कुल। देखिए कलर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखेंगे प्रकृति को जो कलरफुल बनाया है कुदरत ने, तो हर रंग का अपना महत्व है। जिस तरह से सफेद रंग है, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि सफेद रंग शांति का प्रतीक है। आपने पुराने समय में भी देखा कबूतर उड़ाए जाते हैं सफेद सर कलर के। मेरा प्रश्न ये तो है, प्रश्न जी सर साइंटिफिक प्रश्न जी ये है, मैं थोड़ा सा जी एक्सप्लेन कर जी जी देता जी हूँ। बताए बताए। सफेद कलर वो जब सफेद दिखाई देता है कि जितने भी कलर हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। जी तो देखा होगा जो गोरा व्यक्ति होता है उसको गर्मी कम लगती है। जी जी और सफेद कपड़े हम इसलिए पसंद करते हैं कि जितने भी हमारे कलर आ रहे हैं, चाहे सूर्य से आ रहे हैं कहीं से भी आ रहे हैं, जी जी उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, जी तो उसको गर्मी कम महसूस होती है। जी और आपने बड़ा अच्छे ढंग से वर्णन कर रहे हैं कलरों का, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा सूक्ष्म में चाहूंगा जी कि बात तो अब कलर पे हो गई, जी परंपरा पे हो गई, जी तो इस देश को विकासशील से विकसित करने में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का कितना रोल रहा है? जी बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो विचार हैं वो मानवतावादी विचार हैं, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा कार्य ये किया है। अगर उनके, हम ज़्यादा बड़ी चीज़ में भी ना जाएं, तो अगर जो संविधान में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो उनका है वो आप देखिए कि जो समानता की बात की है उन्होंने, वो किसी व्यक्ति विशेष को विशेषता देने की बात नहीं की, समानता की बात की कि सबको समान यानी अधिकार कि मिले। अनुच्छेद 14 की बात। जी जी। तो उसके अंदर जो बात उन्होंने कही है वो इसलिए कही है कि जब आपको सबको समान अधिकार देंगे, तो आप ये देखिए विकास के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो तो एक तो होता है साइंटिफिक पहलू। कोई भी देश आज की तारीख में बिना साइंस में प्रोग्रेस किए हुए विकसित नहीं बन सकता। और ये कोई मोनोपोली नहीं है कि 2 या 4 या 10 लोग ही कोई बहुत बढ़िया सोच सकते हैं। आप किसी भी देश को देखिए, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आप जापान को लेते हैं तो टेक्नोलॉजी में उसको काफ़ी एडवांस मानते हैं। आप ये देखिए उनका जो काइजन है, जो कॉन्सेप्ट, जो काइजन का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है, एवरेज आदमी को वो इस इन्वॉल्व करते हैं कि विचार दीजिए, आप बताइए कुछ भी, फिर उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, फिर वहां से आप विचार उठाते हैं। तो बाबा साहब ने जो आम आदमी को जोड़ने की बात कही है वो इसलिए एक तो महत्वपूर्ण है कि जब सबको आप साथ लेके चलेंगे, और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए कि बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि जो बेसिक चीजें उन्होंने, चाहे वो अर्थ के विषय में देखिए, जो आज रिजर्व बैंक की हम बात करते हैं, कितने पहले उन्होंने जो है प्रॉब्लम ऑफ रूपी की जो बात की उस समय, उसको लेके 1935 में, सारी हिस्ट्री सब लोग जानते हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक बना। प्रॉब्लम वाटर की भी डेम जी, बनवाई। तो वो जो उन्होंने बात की, आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी की जो ग्रिल की आज आप बात करते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिल की बात होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको टेक्नोलॉजी लाने वाले कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। आप ये देखिए उन्होंने जो विदेश में ट्रेनिंग की परंपरा, उस पीरियड की बात अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में जो उस समय बड़ा मेजर प्रॉब्लम था,
सो कॉल्ड आज की तारीख में प्राइवेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस फील्ड में हाथ नहीं डालना चाहते थे, गवर्नमेंट ने उसमें डाला, तो उन्होंने विदेश से जो ट्रेनिंग की बात की, अपग्रेडेशन की बात की, वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। डॉक्टर साहब मैं भूल जाऊंगा, क्षमा चाहूंगा आपसे, जी। एक प्रश्न मेरे जी उसमें आ रहा है जी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, 32 डिग्रियां ली थी, डॉक्टर ऑफ साइंस भी 8 साल में होती, 2 साल में की थी, तो इतने महापुरुष देश में हुए, मैं तो महापुरुष ही कहता हूँ, जी जिन्होंने समाज को लाइन अप करने की कोशिश की, तो बाबा साहब ने बुद्ध को ही क्यों चुना? ऐसी क्या मतलब उनके दिमाग में आया कि बाबा साहब ने बुद्ध को चुना? जी जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न ये है कि बाबा साहब ने सारी चीजों को स्टडी किया, सब धर्मों का, सब चीजों का स्टडी करने के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को क्यों इस तरह से बुद्ध धर्म की बात की और बुद्ध को क्यों अपनाया, मतलब अपना आइडियल माना। जो मैं समझ पाता हूं, अगर हम देखें तो बुद्ध जो बात करते हैं वो वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक रेफरेंस में मैं एक जगह देख रहा था कि ओशो ने, रजनीश ने बोला है कि बुद्ध ने धर्म को वैज्ञानिक बना दिया, जबकि धर्म का और विज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्योंकि बुद्ध वैज्ञानिकता की बात करते हैं, और अगर बेसिक की बात करें तो वो ये कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, और कारण को अगर आप निवारण कर देंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा, दुख को रोका जा सकता है। दूसरी बात बुद्ध ने कहा, दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता, दुख को रोका जा सकता है। जैसे सूरज को हम बंद नहीं कर सकते, हम अल्टरनेट कर सकते हैं, शेल्टर बना सकते हैं, एसी बना सकते हैं, छाता लगा सकते हैं, यानी कि निवारण कर सकते। तो बाबा साहब ने जो बुद्ध को अपनाने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बाबा साहब खुद वैचारिक वैज्ञानिक चीजों को समझते थे, विश्वास करते थे, किसी भी ऐसी चीज में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए बुद्ध वैज्ञानिक होने की वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज को लिया, खाली लिया नहीं। बुद्ध की जो बेसिक शिक्षाएं, अगर आप बात करें संविधान की, तो संविधान में जिनकी हम समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, वो कहाँ से आया है? वो बुद्ध से आया है। तो निश्चित तौर से उन्होंने उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाके, और उसको अगर हम ईमानदारी से लागू करेंगे तो वो जो पहला प्रश्न था आपका कि भारत को विकासशील से विकसित होने की तरफ, वही चीज लेके जाएगी कि जब सबको समान अधिकार आप देंगे, सबका कंट्रीब्यूशन होगा, तो एवरेज आदमी थोड़ा थोड़ा जोड़ के बड़ी चीजों की तरफ लेके जाएगा। इसलिए उन्होंने जो है बुद्ध को। एक प्रश्न डॉक्टर साहब वो चावड़िया जी जरूर मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो हमारी, तो हम सब जानते हैं कि नदियां हमारी पहाड़ों से निकली हैं, तो बहुत सी नदियां निकली हैं, जी लेकिन गंगा नदी को जी इतनी मान्यता क्यों दी जाती है, जबकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियां जो भी निकली हैं, इतने तत्व होते हैं, पहाड़ के अंदर लावा निकलता है, तो जल तो वैसे ही शुद्ध हो जाकर विषाणु की तरह मर जाते हैं, जी और जब वह बहता हुआ पानी होता है तो उसमें सिल्ट नीचे बैठ जाती है और शुद्ध हो जाता है। जी तो इस नदी को ही क्यों ऐसा कहा गया कि नहीं, ये मतलब गंगा जल है, हमें इसमें स्नान करना पड़ेगा तभी हमारा वो, जबकि जी पास में रहने वाले लोग उस गंगा में शौच करते हैं जी और दूर वाले लोग उस गंगा को बहुत पवित्र मानते, उस जल को पवित्र मानते हैं। जी तो ऐसा क्या है गंगा के अंदर जो और नदियों में नहीं है? जी। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। नदियां हमेशा से पूरी दुनिया के अंदर मानवता का बहुत बड़ा सहायक रही हैं, स्रोत रही हैं। अगर सही मायने में देखें तो आज भी अगर हम कहीं दुनिया में किसी भी ग्रह पे कुछ ढूंढते हैं तो सबसे पहले पानी ढूंढते हैं, क्योंकि पानी वो तत्व है जो जीवन का कारण बनता है। अभी तक जो साइंस खोज हुई हैं उनमें बिना पानी के जीवन का कोई कारण माना नहीं गया, कहीं नहीं। तो इसलिए जीवन के लिए पानी महत्वपूर्ण होने की वजह से नदियां शुरू से ही, आदिकाल से आप देखिए जितने भी सभ्यता डेवलप हुई हैं वो नदियों के किनारे हुई हैं। तो नदियों का महत्व तो है ही, पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं नदियों का महत्व है। अब प्रश्न ये आता है कि गंगा या यमुना का महत्व की अगर हम बात करते हैं, तो गंगा के महत्व की अगर हम बात करें तो देखिए, पानी सभी नदियों में करीब करीब एक ही जैसा होता है। पानी का मूल उद्देश्य वही है कि वो हमारी प्यास बुझाता है, खेती के काम आता है, बहुत अनेकों काम में हमें पानी आता है। परंतु देखिए, होता ये है कि बड़ी नदी है, ये साइंटिफिक कारण तो ठीक है कि गंगा बड़ी नदी है, बहुत दूर तक जाती है। अगर आप देखें हिमालय से निकल के और वो जो है समुद्र तक जाती है, बहुत सारी नदियां तो समुद्र तक नहीं जाती हैं। तो बड़ी नदी तो है गंगा, वो बात सही है, इसलिए उसका नाम ज्यादा है। उत्तर भारत में है, बड़े एरिया से गुजरती है। परंतु अगर पानी की स्पेसिफिक बात करें तो सभी नदियों का पानी, ब्रह्मपुत्र भी तो है। हाँ, तो आगे जाके गंगा ब्रह्मपुत्र
मिल जाते हैं, आपको पता ही है कि दोनों। और जो है ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र गहरी नदी है, लेकिन हिमालय से थोड़ी निकलती है ब्रह्मपुत्र, गंगा निकलती है। तो गंगा का लंबी लेंथ अगर आप देखेंगे तो गंगा की बड़ी है, बहुत सारे एरिया को कवर करती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई भी चीज, जिस चीज को किसी प्लान्ड वे में आप लोगों को बताना चाहते हैं, आपका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, तो फिर किसी चीज को भी आप किसी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे आज की तारीख में हम अगर बात करें, हम दूध की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि दूध देने वाले दो दुधारू पशु हमारे में भी और पूरी दुनिया में, गाय और भैंस, ये दो दुधारू पशु हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पशु को ज्यादा महत्व देते हैं, भाई हमारी अपनी मर्जी है। पर महत्व की दूध की अगर बात करेंगे तो दूध तो समान ही है, पौष्टिक है, अच्छा है। तो पानी हर नदी का पौष्टिक है, अच्छा है। बहुत हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब। मैं और गंगा और यमुना बड़ा एरिया है और फर्टाइल जमीन से गुजरता है। क्षमा चाहूंगा, जी, पूछना चाहूंगा, एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है। एक शब्द है आस्था जी, एक शब्द है विश्वास, जी, ये दो शब्द हैं। जी, तो आस्था और एक शब्द और तीसरा और है जी। भाग्य। भाग्य, जी, इन तीनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, बहुत सूक्ष्म बताएं। जी, 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 बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने बात कही। देखिए, आस्था वो चीज है जो हमें हमारी परंपराओं से कहीं ना कहीं मिलती है। बचपन में जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स कुछ बताना शुरू करते हैं, कुछ परंपराएं बताते हैं, जो भी वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो बताते हैं। तो आस्था हमारी वहां से प्रश्न उठती है, जहां हम प्रश्न नहीं करते। आस्था में हम प्रश्न नहीं करते, जो हमें बताया जाता है हम उसको एज इट इज मानते हैं कि ये ऐसा है, सत्य है। विश्वास तब पैदा होता है जब हम किसी चीज को परखते हैं, देखते हैं, जब हम अपने अनुभव से भी गुजरते हैं। कोई चीज हमें बताई गई, वर्तमान में देखते यस, हैं, जो बात पढ़ने हमें के बाद- बताई गई, जो बात हमें बताई गई, फिर जैसे आप साइंस की बात करेंगे तो पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। जी, जी। जब थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल देखा तो विश्वास हो जाता है। यानी आपका कहना है तो- कि जो हमने इतिहास में पढ़ा जी, वो आज जो दिखाई दे रहा है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ट्रुथ है, तो वो विश्वास हो जाता है। और रही बात भाग्य की, तो देखिए, भाग्य जो है, बहुत सारी इस पे डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस है। मैं तो ये मानता हूं कि देखिए, भाग्य क्या है, जो आप लिखते हैं, बनाते हैं, करते हैं, वो जो परिणाम आपको आता है उसे आप कुछ भी कह सकते हैं, उसे आप भाग कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। लेकिन पहले से कोई आदमी किसी को ये बता सकता है कि ये भाग्य है, तो ये तो संभव नहीं है। क्योंकि ये अगर संभव होता तो आदमी को कुछ R&D करने की जरूरत नहीं थी, साइंस की जरूरत नहीं थी। सबका अपने आप जो होना है वो होगा ही, फिर हाथ पे हाथ रखिए और सोइए। सर, तो भाग्य कुछ नहीं है, फिर क्षमा केवल चाहूंगा प्रयास आपसे। है। आप जी, बहुत अच्छा बताया आपने। एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है कि इतिहास की रचना जी, दो लाइनों में बताएं, सूक्ष्म में कैसे होती है। जैसे बहुत से इतिहास रचे हैं लोगों ने, जी, आप मान लो आप अपने इतिहास की रचना करना चाहते हैं, जी। तो दो लाइनों में बताइए कि कैसे होगी। देखिए सर, इतिहास की रचना तो यही है कि जो भी व्यक्ति सक्षम है, वो किसी उद्देश्य के लिए जो भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, जिस उद्देश्य के लिए उसने कोई योजना बनाई, उस योजना को जब वो कार्य करता है, तो उस बीच में जो गतिविधियां हैं, जो कुछ हो रहा है, वो भविष्य में जाके इतिहास बन जाता है। और प्लान्ड एक्टिविटी, जहां तक लिखने का सवाल है इतिहास, वहां तो बहुत सारी चीजें डिफरेंस हैं। क्योंकि मतलब फिर इतिहास गढ़ा भी जाता है और इतिहास को फिर बहुत सारी तरह से प्रभावित भी किया जाता है। आपका कहने का तात्पर्य है कि या तो ऐसा कर दो जो लिखा जा सके, या ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके, वही इतिहास बन जाता है। दो लाइनों में यही था ना आपका सार, यही था ना। जी जी बिल्कुल। तो मैं अब ज्यादा कुछ न कहते हुए, चावड़िया साहब ने बहुत अच्छे शब्द दिए जहां तक इनकी आवाज पहुंच रही है। और जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है उसको क्रम में जरूर डाल दें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि चावड़िया साहब के विचार और शब्द कैसे लगे आपको, जिससे कि पता चले और हम उनको बता सके कि हाँ आपने गलतियां की थी और इसमें आप अपने थोड़ा सा सुधार लाइएगा। तो इसी के साथ मैं बस अपनी वाणी को विराम देते हुए, जहां तक मेरी आवाज और चावड़ी साहब की पहुंची है, हम दोनों ही आप सभी को सादर साधुवाद करते हैं। और आप सुनिएगा, अब यहीं पे हम विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय सलाम, जय जय सबकी मैं जय कहता हूँ। जितने भी जीव हैं उनको सबको जय जयकार करता हूँ। और पुनः मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।